नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ ज्योतिबा फुले को पढ़ेंगे। ज्योतिबा फुले की जीवनी में लेखिका सुधा अरोरा ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा और समाज सुधार संबंधी कार्यों का महत्व बताया है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों से विरोध करके उन्होंने जो दलित, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी, इसके कारण समाज का व्यापक विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका संघर्ष निर्णायक महत्व रखता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। ज्योतिबा फुले। यह प्रत्याशित नहीं था कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण सदस्य और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनकी क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भू देव ब्राह्मण शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषित प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में काट कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषित व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकर्चया, आसूर, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ कुछ वर्ग को ही मिलता है, तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा में खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथाकथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांच्या आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है, वैसी ही स्वतंत्रता स्त्री ले ले तो पुरुषों के लिए अलग नियम, स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं, ये सारे निकाल दिए जाएं। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की, उनमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को ही है कि नहीं, इस बात का आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी।
स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। 1888 में जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तब वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दो, मुझे अपने बीच से अलग न करें। महात्मा ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जो कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर दिखाते थे। इस दिशा में अक्सर उनका पहला कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित करना। ज्योतिबा ने उन्हें मराठी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना और बोलना भी सिखाया। सावित्रीबाई की भी बचपन से शिक्षा में रुचि थी और उनकी ग्राह्य शक्ति तेज थी। उनके बचपन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। 6-7 साल की उम्र में वह हाट बाजार अकेली ही चली जाती थी। एक बार सावित्री शिखल गांव के हाट में गई। वहां कुछ खरीद कर खाते खाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ मशीनरी स्त्रियां और पुरुष गा रहे हैं। एक लाख साहब ने उसे खाते हुए और रुककर गाना सुनते देखा तो कहा, इस तरह रास्ते में खाते खाते घूमना अच्छी बात नहीं है। सुनते ही सावित्री ने हाथ का खाना फेंक दिया। लाख साहब ने कहा, बड़ी अच्छी लड़की हो तो यह पुस्तक ले जाओ, तुम्हें पढ़ना न आए तो भी इसके चित्र तुम्हें अच्छे लगेंगे। घर आकर सावित्री ने वह पुस्तक अपने पिता को दिखाई। आग बुबूला होकर पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ईसाइयों से ऐसी चीज लेकर तू भ्रष्ट हो जाएगी और सारे कुल को भ्रष्ट करेगी, तेरी शादी कर देनी चाहिए। सावित्री ने वह पुस्तक उठाकर एक कोने में छिपा दी। सन 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह होने के बाद वह अपने सामान के साथ उस किताब को भी सहेज कर ससुराल ले आई और शिक्षित होने के बाद वह पुस्तक पढ़ी। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की यह पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। शूद्र और शूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशालाएं खोलने में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा की धर्मभीरू पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ देने पर मजबूर किया। सावित्री तो पढ़ने के लिए घर से पाठशाला तक जाती तो रास्ते में खड़े लोग उसे गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते। दोनों पति पत्नी सारी बाधाओं से जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक प्राण होकर अपने मिशन को पूरा किया। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने हर मुकाम पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मशीनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने का आग्रह करना या बाल हत्या प्रतिबंध गृह में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए दरवाजे खोल देना और उनके नवजात बच्चों की देखरेख करना या महार, चमार और मांग जाति के लोगों की एक घूंट पानी पीकर प्यास बुझाने की तकलीफ देखकर अपने घर के पानी का हौज सभी जातियों के लिए खोल देना, हर काम पति पत्नी ने डंकी की चोट पर किया और कुरीतियों, अंधश्रद्धा और पारंपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों को ध्वस्त कर दलितों, शोषितों के हक में खड़े हुए। आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने में कई वर्षों के बाद अलग होते ही एक दूसरे को संपूर्णतः नष्ट भ्रष्ट करने और एक दूसरे की जड़ें खोदने पर आमादा हो जाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का एक दूसरे के प्रति और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक आदर्श दाम्पत्य की मिसाल बनकर चमकता है। अच्छा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
तो ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया, क्योंकि इस सूची में निर्धारणकर्ता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधि करते हैं जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। ब्राह्मण होते हुए भी वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों का और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार शासक और धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते हैं, इसलिए उन समाज सुधारकों की सूची में उनको शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न, शोषण व्यवस्था में प्रश्न नंबर 2, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? तो वर्ण और जाति के आधार पर मनुष्यों को बांटकर शोषण व्यवस्था ने अनेक षड्यंत्र रचे हैं। वे पिछड़े वर्ग और स्त्रियों की शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण करते थे। जातिगत भेदभाव उत्पन्न कर एक दूसरे को लड़ाकर अपना स्वार्थ करते थे और ऊंच नीच गरीब अमीर का भेद जानकर सामान्य जन का शोषण ही करते थे। प्रश्न नंबर 3, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिष्ठित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? विपक्ष और पक्ष में कर दीजिए। हम पक्ष में कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले के विचार अपने समय के रूढ़िवादी समाज और शिक्षा से बहुत आगे थे। धार्मिक भेदभाव नहीं था उनमें और त्याग की भावना थी। ऐसे परिवार का कल्याण हो सके, ऐसा ही परिवार होना चाहिए जो अपने बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान दे सके और जिसमें मुखिया सबको समझने वाला हो। हम विपक्ष में कह सकते हैं कि परिवार को धार्मिक नजर से नहीं देखना चाहिए। केवल धर्म के आधार पर किसी परिवार की नींव नहीं रखी जा सकती है। यदि किसी परिवार के मध्य आदर्श नहीं है तो वह आदर्श परिवार नहीं कहलाएगा। उसमें प्रेम, एकता, आपसी समझ होना बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो ज्योतिबा फुले के अनुसार स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार भी उन्हें देना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए और ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिससे किसी पुरुष की मनमानी ना हो और दोनों को समान अधिकार मिले। प्रश्न नंबर 5, सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। पहला तो हम कह सकते हैं कि जब उनके पति ज्योतिबा फुले ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया और मराठी अंग्रेजी भाषा शिक्षा दी। उसके बाद उन्हें ईसाई पुस्तक को पढ़ा। उसके बाद अपने पति के साथ उन्होंने पहला कन्या विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास ससुर ने घर से निकाल दिया। इसके बाद भी उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये सब क्रांतिकारी परिवर्तन सावित्रीबाई के जीवन में आए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है कि हम उनके जीवन से प्रेरित होंगे तो हम उनके जीवन से प्रेरित होकर स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास करेंगे और ऐसे इलाकों में जहां स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, स्त्रियों को बोझ समझा जाता है, वहां जाकर लोगों को समझा सकेंगे। मुफ्त शिक्षा देकर स्त्रियों की हालत में बदलाव ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दाम्पत्य की प्रेरणा बन सकता है? आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी बड़ी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं और अहंकार की भावना दीवार बन जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जबकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई 50 वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का, समाज का विरोध झेलकर सब कुछ सहते हुए एक साथ कार्य करते रहे, एक दूसरे के लिए समर्पित रहे। प्रश्न नंबर 8, फुले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम है? कहा जा सकता है। इस कहने में कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि ज्योतिबा दंपति ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, रूढ़िवादी समाज पर चोट की और शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया, महिलाओं को पुरुषों की तरह समाज में रहने का समान अधिकार दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में महिलाओं को समान अधिकार की बात वे करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। सच का सवेरा होते ही वे डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई,
भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। ज्योतिबा फुले व्यंग करते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया है, तब से ब्राह्मण समाज का अंत मानो हो गया है। वेदों के नाम पर उन्हें समाज के अन्य लोगों को दबाकर रखा हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब उनका कोई फायदा नहीं उठा सकता है। इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सर नहीं उठाने दिया। पति धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बनाकर रखते हैं। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकार के लिए ब्राह्मण समाज का विरोध करना चाहिए। वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेंगे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता का अनुभव हर स्त्री की है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका सुधा अरोरा द्वारा ज्योतिबा फुले के बारे में ये लिखा गया है कि ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने के लिए नई विवाह विधि की रचना की। उसमें विचारधारा को निकाल दिया जिनसे स्त्री को गुलाम समझा जाता है। 6, मुझे महात्मा कहकर अलग न करें। ज्योतिबा फुले के कार्य उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे इस पदवी को न दें, क्योंकि पदवी को पाकर मनुष्य की दिशा भटक जाती है और वह अहंकार में आ जाता है। अहंकार से उसके कार्य में विराम लग जाता है और उसे वह जैसा है वैसे ही रहने दें, तभी वह अपने कार्यों को सही प्रकार से कर पाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्याख्या समझ आई होगी, प्रश्न उत्तर क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।